नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। सांकेतिक समाचार के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक संपन्न। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तय नियमों के अनुसार सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार। सोमवार से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। एआई के लिए नैतिक शिक्षा को बताया समय की मांग। बालिका शिक्षा में निवेश को बताया देश की प्रगति का मूल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान को किया संबोधित। कहा, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। साल 2030 तक देश होगा दुनिया की 3 महाशक्तियों में से एक। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल। चुनाव आयोग ने की सभी तैयारियां पूरी। कल सुबह से ही डीडी न्यूज़ पर चुनाव के ताजा तरीन नतीजे। आर्थिक जगत की खबरों में चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन। विनिर्माण क्षेत्र में भी दिखी मजबूती से बढ़त। पीएमआई नवंबर में बढ़कर 56 हुआ। आईएमएफ के ईडी ने भारत के जीडीपी और जीएसटी के प्रभावशाली कलेक्शन को सराहा। तूफान मिचोंग के असर से तटीय राज्यों में भारी बारिश की आशंका। तमिलनाडु के कई जिलों में चेतावनी जारी। मछुआरों को समुद्र में जाने की मनाही। पुडुचेरी सरकार ने क्षेत्र के सभी स्कूल कॉलेजों में घोषित की छुट्टी। और शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा की बहन वैशाली रमेश बाबू बनी भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणवल्ली के बाद बनी देश की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर। और अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागपुर में राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। किसी भी साधन का सदुपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी। यही तथ्य टेक्नोलॉजी के साथ भी लागू होता है। अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो देश और समाज का भला होगा और अगर दुरुपयोग करेंगे तो मानवता का नुकसान होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमारे जीवन को सुगम बना रहा है, लेकिन डीप फेक के लिए इसका उपयोग समाज के लिए खतरा है। इस संदर्भ में नैतिकता से युक्त शिक्षा हमें राह दिखा सकते हैं। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय मूल्यों से युक्त एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करके भारत को एक ग्लोबल नॉलेज पावर के रूप में स्थापित करे। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करने से देश की प्रगति होगी। मेरा मानना है कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना देश की प्रगति में अमूल्य निवेश है। इन 129 पीएचडी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 57 बेटियां हैं। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय और इसके 500 से अधिक संबद्ध कॉलेजों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ी ही संतोष का विषय है कि कुल विद्यार्थियों में लगभग 40% बेटियां हैं।
अगली खबर। नई दिल्ली के रंग भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष के व्याख्यान का विषय है आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का अभ्युदय। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे, तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी शामिल रहे। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक दशक पहले देश की अर्थव्यवस्था चिंता का विषय थी, पर अब भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि भारत साल 2030 तक दुनिया की 3 महाशक्तियों में से एक बन जाएगा। एक दशक पहले भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक अवस्था में थी। भारत को दुनिया के फ्रेजाइल 5 देशों में माना जाता था। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारत, जहां विश्व की 1/6 आबादी रहती है, वो दुनिया पर एक बोझ था। दुनिया के देश चिंतित थे कि भारत फ्रेजाइल 5 से कैसे ऊपर आए। ये मात्र एक दशक पहले की बात है और आज का नतीजा ये है कि हमने यूके को और फ्रांस को पीछे छोड़कर 2022 में एक महारत हासिल किया और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बना। 2030 तक भारत विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की 3री महाशक्ति बनेगा अर्थव्यवस्था में। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए देश के 2 लाख से भी ज्यादा पंचायतों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की गाड़ियां जा रही हैं, ताकि योजनाओं से कोई भी वंचित न रहे। आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का अभ्युदय, और इसी श्रृंखला में आप सबको ज्ञात होगा कि 15 नवंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा खूंटी जिले में झारखंड के वहां पर उसका लॉन्च किया था। देश के 2.7 लाख ग्राम पंचायतों में सूचना प्रसारण द्वारा तैयार किए गए वैन जाएंगे। 4400 अर्बन लोकल बॉडीज में अगले 2 महीने में ये वैन जाएंगे और इसका उद्देश्य ये है कि 100% सैचुरेशन की जो स्कीम्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और सरकार का जो स्वप्न है कि देश में कोई वंचित ना रहे, हर एक को सब स्कीम्स का पूरी तरह से फायदा प्राप्त हो सके, और अगर आज कोई वंचित है तो उन्हें इन योजनाओं का पता चले। दुबई में जलवायु सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी खींची और उसे सोशल मीडिया पर शेयर की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी शेयर करते हुए एक कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त। इस तस्वीर में दोनों देशों के पीएम मुस्कुरा रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने #मेलोडी के साथ सोशल मीडिया पर सेल्फी शेयर की है। जॉर्जिया मेलोनी का सोशल मीडिया पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है। पोस्ट को अब तक लगभग 17.2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और 2,40,000 से ज्यादा लाइक मिले हैं, तो वहीं 45,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे रीपोस्ट किया है। तो जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताया और पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की
जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी खींची और सोशल मीडिया पर शेयर की। कैप्शन में लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनरी राजोएलिना को एक बार फिर से मेडागास्कर का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर एनरी राजोएलिना को हार्दिक बधाई। भारत मेडागास्कर साझेदारी और विजन सागर को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। और अब बात आगामी संसद सत्र की। शीतकालीन सत्र से पहले संसद पुस्तकालय भवन में सर्वदलीय बैठक संपन्न हो गई। वहीं बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि तय नियमों के अनुसार सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 से शुरू होगा और 22 दिसंबर 2023 तक चलेगा। मीटिंग में 23 पार्टी का 30 लोग हाजिर हुए थे। 23 पार्टीज, 30 लीडर्स had attended। कई सजेशन आए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कॉलिंग अटेंशन के लिए और 0 ओवर के लिए। ऐसे कुछ उनका डिमांड है। 0 ओवर तो हम चलाते ही आए हैं, दोनों सदनों में 0 ओवर तो हम ऑलमोस्ट 99% रेगुलरली हमने चलाते आए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का भी चर्चा चला है, लेकिन हमने इतना ही कहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन जब चर्चा आप चाहते हो, आप स्ट्रक्चर डिबेट के लिए एक माहौल बनाए रखना भी आपका जिम्मेदारी है। ऐसे हम भी निवेदन किए, हम चर्चा के लिए तैयार है। टोटल 19 बिल हमने आइडेंटिफाई किया है। 2 फाइनेंशियल आइटम्स है। टोटल आज के दिन में 21 आइटम्स हमारे कंसिडरेशन में है। और अब जनादेश से जुड़ी खबर। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मतगणना कल होगी। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्याशी के अलावा उनके एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम 14 टेबलों पर होगा। मतगणना को लेकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी मतगणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। मतगणना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि मतगणना स्थल पर किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए। अगली खबर, सरकार ने फर्जी खबरें और गलत सूचना फैलाने वाले 9 यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़ किया है। इन 9 चैनलों में बजरंग एजुकेशन, आपके गुरुजी, बीजे न्यूज़, सनसनी लाइव टीवी, जीवीटी न्यूज़, डेली स्टडी, भारत एकता न्यूज़, अब बोलेगा भारत और सरकारी योजना ऑफिशियल शामिल हैं। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने इन चैनलों द्वारा फैलाई गई झूठी सूचनाओं को 9 अलग अलग ट्विटर थ्रेड में कई तथ्यों की जांच की है। ये देश में गलत सूचनाएं प्रसारित कर रहे थे। संबंधित यूट्यूब चैनलों पर 83 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स थे। फर्जी खबर फैलाने वाले इन 9 यूट्यूब चैनलों का सच पीआईबी ने सामने रखा है। पीआईबी की ओर से कहा गया है कि इन सभी चैनलों पर दी जाने वाली सभी जानकारियां पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। इन चैनलों पर सरकार की कई ऐसी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है जिन योजनाओं को सरकार ने लॉन्च ही नहीं किया है।
आगे की खबरों में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश भर में खादी के उत्पादों और खादी विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद में आयोजित माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी के विचार को दोबारा जीवित करने और इसे आम लोगों के बीच आज़ादी के आंदोलन के समय से भी ज्यादा लोकप्रिय करने का काम किया है। मोदी जी ने समग्र खादी के विचार को, समग्र खादी के प्रकल्प को न केवल पुनर्जीवित किया है, इसको आगे बढ़ाकर आम लोगों के बीच में पहुंचाकर आजादी के आंदोलन से भी ज्यादा खादी को लोकप्रिय करने का काम हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल के नारे में स्वदेशी और रोजगार दोनों को जोड़ने का काम किया है और बहुत शिद्दत के साथ खादी का जर्जरित पड़ा हुआ आंदोलन एक नए आयामों को आज छू रहा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट 2 दिवसीय घाना के यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो घाना की राजधानी अकरा में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी मंत्रालयीय बैठक में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र का शांति प्रचालन विभाग और घाना गणराज्य बैठक के मेजबान हैं। वहीं रक्षा राज्य मंत्री सदस्य देशों के भाग लेने वाले मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे और रक्षा सहयोग मामलों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान वो अकरा में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी मंत्रालयीय बैठक का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी के सामने आने वाली सुरक्षा और प्रचालन चुनौतियों पर ध्यान देना और विश्व भर में तैनात इन मिशनों के लिए समर्थन जुटाना है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जल जीवन मिशन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। जम्मू कश्मीर में घरेलू नल कनेक्शन में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में औसत दर 3,200 प्रतिमाह से बढ़कर 37,400 प्रतिमाह हो गई है। अक्टूबर में 41,000 नल कनेक्शन दिए गए। जम्मू कश्मीर नवंबर के अंत तक 75% से ऊपर हाई अचीवर श्रेणी 4 स्टार का दर्जा हासिल करने की राह पर है। जल जीवन मिशन के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर है और जल गुणवत्ता निगरानी में देश में 3रे स्थान पर है। जल गुणवत्ता निगरानी के तहत मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान आम जनता को दी जा रही स्वच्छ पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 98 वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई गई हैं, जिनमें अब तक लगभग 1.25 लाख परीक्षण किए गए हैं। वहीं जल जीवन मिशन से लाभान्वित लोगों ने योजना की जमकर सराहना की। बहुत ही बेहतरीन एक मिशन है। इससे वो इनका मिशन जो है ना, घर घर जल, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो मैं बहुत ही इट इज अ ड्रीम कम ट्रू। स्पेशली मेरी जो पूरी इससे है ना, दिल से मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी थोड़ी सी मेहनत हमने भी की है इसके ऊपर कि हमारे इलाके में ये मिशन होना चाहिए। तो स्पेशली उसके बाद जल जीवन मिशन आया तो ये हो गया। पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हुआ करती थी लोगों में, उन्हें उबाल कर पानी पीना पड़ता था। तो आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो आज फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, तो वाटर जो है वो फिल्टर करके घरों में मुहैया होता है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी NMC द्वारा भगवान धन्वंतरी के चित्र को लोगों में शामिल करने के बाद IMA केरल की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके जवाब में NMC ने कहा है कि लोगो तो पहले से ही था, बस चित्र को रंगीन कर दिया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा है कि भगवान धन्वंतरी का चित्रण
आयोग के लोगों पर तकरीबन 1 वर्ष से अधिक समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही कहा कि केवल महीने भर पहले इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सदस्य डॉक्टर योगेंद्र मलिक ने कहा कि पूर्ववर्ती मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगों में एक ग्रीक देवी का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि 1.5 वर्ष पूर्व एनएमसी ने सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श के बाद भगवान धन्वंतरी के चित्रण को लोगों में शामिल किया था। पहले चित्रण काले और सफ़ेद रंग में थी, अब ये चित्रण रंगीन हो गई है। यही एकमात्र बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता माने जाते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के आने से पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस देश में थी और उसका जो लोगो था उसके अंदर ग्रीक के देवताओं से संबंधित पिक्चर्स थी और वो 5 से 6 डेकेड हमारे देश के अंदर चली। जब हमारा कमीशन बना तो 2020 में हमने ज्वाइन किया, तो उसके बाद लोगों की आवश्यकता महसूस हुई और उसके बाद एक पूरी वाइड पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक नोटिस निकाल करके सबसे इसके बारे में सुझाव मांगे गए और अंततः 5वीं और 6ठी नेशनल मेडिकल कमीशन की मीटिंग में कमीशन ने एक लोगो को पास किया, लेकिन उसके अंदर जो धन्वंतरी भगवान का फोटो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में था। उसको कलर करना चाहिए ताकि ये अच्छे से विजिबल रहे और जब हम उसका प्रिंट आउट निकालें तो कागज पर अच्छे से दिखाई दे। तो डिस्कशन के बाद 11वीं और 12वीं जो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन की मीटिंग हुई उसमें हमने इसको भारतीय की जगह भारत, इंडिया की जगह अंग्रेजी में भारत और ब्लैक एंड व्हाइट जो भगवान धन्वंतरी का फोटो था उसको कलर करने का निर्णय नेशनल मेडिकल कमीशन ने लिया और अब ये लोगो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन का लोगो है। अगली खबर पंजाब से, जहां गन्ने की स्टेट एग्रीड प्राइस में 11 रुपए की वृद्धि करने की घोषणा की गई है। अब ये 391 रुपये हो गया है। किसानों ने गन्ने की कीमत को 450 रुपये करने को लेकर पिछले दिनों जालंधर में पहले हाईवे जाम किया था और उसके बाद 2 दिनों तक रेलें भी रोकी थीं। लेकिन शनिवार को मुख्यमंत्री ने गन्ने की कीमत में मात्र 11 रुपये की ही वृद्धि की तो किसानों ने इस पर नाराज़गी जताई। प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए उनकी मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग में उन्हें आश्वासन दिया गया कि कीमत को और बढ़ाया जाएगा और वह इसकी घोषणा विधानसभा में करेंगे। उधर किसानों ने सरकार की ओर से 11 रुपये की वृद्धि को नकार दिया है। सीएम के इस ऐलान से किसान खुश नहीं हैं। जालंधर में किसान जत्थेबंदियों ने एक बैठक की और कहा कि सीएम के भरोसे पर जालंधर में धरना हटा दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने शगुन के नाम पर सिर्फ 11 रुपये बढ़ाए। शगुन तो 21 और 51 का भी होता है। पिछली बार जब किसानों ने संघर्ष किया था तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 50 रुपये रेट बढ़ाए थे। किसानों ने कहा कि 4 दिन के धरने से किसानों का नुकसान हुआ, लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बढ़े सिर्फ 11 रुपये, जो हमें मंजूर नहीं है। पंजाब की शुगर मिलें अगली खबर, अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में दिसंबर महीने के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी गई। बेंचमार्क निफ्टी तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। निफ्टी 135 अंकों की तेजी के साथ अपने पिछले उच्चतम स्तर 20,192 को लांघकर 20,268 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक 20,292 तक भी पहुंचा। सेंसेक्स भी 493 अंक चढ़कर 67,481 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 15 सितंबर के अपने उच्चतम बंद स्तर 67,839 से महज 358 अंक ही पीछे है। बीते 5 महीनों में सूचकांकों के लिए ये सबसे अच्छा हफ्ता साबित हुआ। बाजार में यह तेजी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहने की वजह से आई है। देश का जीडीपी चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 7.6% बढ़ा, जबकि बाजार को 6.8% वृद्धि के आसार
दिख रहे थे। और भारत के विनिर्माण क्षेत्र में भी बेहतरीन सुधार देखने को मिला है। नवंबर महीने में मांग बढ़ने और कीमतों का दबाव सुस्त होने की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ताज़ा सर्वेक्षण के मुताबिक नवंबर में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI बढ़कर 56 रहा। यह अक्टूबर में 8 महीने के न्यूनतम 55.5 पर था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अक्टूबर की सुस्ती के बाद उत्पादन में वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण ग्राहकों से मजबूत मांग आना और आपूर्ति के लिए अनुकूल श्रृंखला होने से उत्पादन बढ़ना है। और अब खबर खेल के मैदान से। शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। स्पेन में एलोब्रेगेट ओपन में वैशाली ने लगातार 2 जीत के साथ शुरुआत की और इसके साथ ही ग्रैंड मास्टर बनने के लिए वो 2500 रेटिंग का आंकड़ा पार कर गई। आज दूसरे दौर में काले मोहरों के साथ वैशाली ने तुर्की की ग्रैंड मास्टर टैमर तारिक सेलेब्स को हरा दिया। वैशाली ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी है। आर प्रज्ञान नंदा और वैशाली रामबाबू आधिकारिक तौर पर पहले भाई बहन की जोड़ी हैं जो कि दोनों ही ग्रैंड मास्टर हैं। इसी के साथ इस विशेष समाचार बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।